तो फिर तुम आज रात इस तजवीज़ पर अमल करके देख लो, मगर फ़िलहाल फौरी तौर पर उससे भिड़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे दोबारा ताकीद की। तुम कोई ऐसी तरकीब करना कि हिसार खींच कर वहाँ से दूर हट जाओ, और दूर रहकर ये जायज़ा लो कि वो इस हिसार से बाहर निकलने का अहल है या नहीं। तुम वहाँ से दूर रहोगे तो शायद उसका ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। अगर वो मैसूर हो जाए और हिसार से निकल ना सके तो फिर तुम हिसार उठाकर मेरे पास चले आना। लेकिन इस तज्जिए के लिए रात से ज़्यादा दिन का वक़्त मौजू है। हमजाद ने अपने ख्याल का इजहार किया, फिर वजाहत करने लगा। दिन के वक़्त तो वो किसी सूरत से बाहर भी आ सकता है, मगर रात को ये अमकान ना होने के बराबर है। उस पर मैंने गौर नहीं किया था। मैंने सोचा तुम उसे घर से बाहर निकलने की कोई ना कोई सूरत पैदा कर ही लोगे। मैंने उसकी तरफ निगाह उठाई। ये तो खैर मुमकिन था, लेकिन बात वही है कि वो इस तरह होशियार हो जाएगा। उसे घर से निकलने पर मजबूर किया जाए या वो खुद निकले, इन दोनों बातों में फ़र्क है। अगर ऐसा ही है तो फिर दिन सही। मैंने हमजाद की बात मान ली। तुम कल दिन के वक़्त ये तज्जिया कर लो। दिन भर और किसी वक़्त तो घर से निकलेगा ही वो। ठीक है, आप मुझे वहाँ से दहाड़ी से लगाकर मुसम्मात नफीसा बेगम का दुख बांटने की कोशिश कीजिएगा। हमजाद फिर शरारत पर उतर आया। वो खातून यानी कि मुसम्मात वाकई हमदर्दी की मुस्तहिक हैं। क्या अब मैं तुम्हें यह हुक्म दूं कि दाल फे ऐन हो जाओ, या तुम खुद ही? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। अगर आप हुक्म दें तो मजबूरी है, वरना क्या करोगे? मैंने आंखें निकाली। यही कि दाल फे ऐन हो जाऊंगा, वो रोती हुई सूरत बनाकर बोला। अमले जान अजीज़म, सिर्फ बतौले बनाने से कुछ नहीं होता। यानी कि मैं वाकई चला जाऊं? वो मेरा इशारा समझ गया। हाँ वाकई। तो फिर मैं गया। इन अल्फाज के साथ ही वो गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह हमजाद मुझे नाश्ता कराकर चला गया। नीचे सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे इस कदर जल्द नफीसा के आने की तवक्का ना थी, क्योंकि अभी सुबह के 6:45 ही बजे थे। फिर भी मैंने यही सोचा कि मुमकिन है वो भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठती हो और मुझसे मिलने की बेताबी उसे खींच लाई हो। कमरे से निकलते निकलते जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि बराबर वाले कमरे की खिड़की से नीचे झांक कर तो देख लूं। दस्तक फिर हुई। मैं तेज़ी से बराबर वाले कमरे में दाखिल हुआ और आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। जल्दबाजी के सबब मैं ये ख्याल ना कर सका कि खिड़की खोलने की आवाज़ ना हो। बहरहाल मैंने नीचे झांक कर देखा। दो अजनबी अफराद को सदर दरवाजे के सामने खड़े हुए देखा। वो दोनों ऊपर ही देख रहे थे। गालबन उन्हें खिड़की खुलने की आवाज़ ने अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था। वो दोनों ही खासे हट्टे कट्टे नज़र आते थे और चेहरों से भले आदमी मालूम नहीं होते थे। मेरे जहन में नफीसा के मंगेतर रशीद की दम की गूंजी और मैंने सोचा कहीं ये लोग उसके भेजे हुए नहीं। मगर इससे ज़्यादा भी मैं कुछ ना सोच सका, क्योंकि उनमें से एक ने मुझे मुखातब कर लिया था। ज़रा नीचे आइए, आपसे एक ज़रूरी काम है। आता हूँ अभी, मैं ये कहकर खिड़की से हट गया। दूसरे ही लम्हे मैं हमजाद को तलब कर चुका था। देखो जाकर कौन ज़ात शरीफ हैं, मैंने उसे हुक्म दिया। सूरत से तो गुंडे ही लगते हैं। हमजाद ने फ़ौरन ही अपने वजूद की तजसीम कर ली। अब कमरे में गोया दो शेख करामत नज़र आ रहे थे। मुझे इस मौका पर एक शरारत सूझी। ठहरो, मैंने हमजाद को रोक लिया। अगर ये गुंडे ही हैं जैसे कि मेरा क्यास है और उन्हें रशीद ही ने मेरी रूहालिंग के लिए भेजा है, तो उनके लिए सज़ा ज़रूरी है, ताकि आइंदा किसी शरीफ आदमी को तंग करने की कोशिश ना करें। हम दोनों साथ साथ नीचे चलते हैं। मालूम नहीं हमजाद मेरी शरारत को समझा या नहीं, लेकिन वो मेरे साथ साथ चलने लगा। नीचे पहुंचकर मेरे इशारे पर दरवाज़ा हमजाद ही ने खोला। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों तेज़ी के साथ बगैर कुछ देखे अंदर घुस आए। दरवाज़ा बंद कर दो पार्टनर, मैंने हमजाद को हुक्म दिया। शिकार खुद ही जाल में फंस गया है। वो दोनों मुझ पर नज़र पड़ते ही एकदम ठठक गए और फौरन ही मुड़कर हमजाद की तरफ देखा, जो दरवाज़ा बंद करके वहीं खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अचानक उन दोनों को जाने क्या सूझी कि अपनी अपनी पैंटों की जेब से खटकेदार चाकू निकालकर खोल लिए।
फिर उनमें से एक गुर्राया, हमें शिकार कह रहे थे तुम? अभी मालूम हो जाता है कौन शिकार है और कौन शिकारी। अब इसमें शक की गुंजाइश नहीं रही कि वो गुंडे हैं और उन्हें भेजने वाला रशीद ही हो सकता था। रशीद के सिवा ये हमाकत किसी और से मतवक्का नहीं थी। वही गुज़श्ता रोज़ मुझे धमकी देकर गया था, मगर इतनी जल्दी रकाबत की आग से उसे ये अहमकाना कदम उठाने पर मजबूर कर देगी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। इस नतीजे तक पहुंचने में मुझे सिर्फ चंद लम्हे लगे। कितने पैसे दिए हैं रशीद ने तुम्हें इस कार खैर के लिए? मैंने कार खैर पर जोर देते हुए कहा, मगर मेरा तंज शायद उस जाहल के सर से गुजर गया। हम किसी रशीद वशीद को नहीं जानते, उनमें से एक ने चाकू लहराते हुए कहा। अच्छा, तो तुम अपने कारोबार में राजदारी बरतने के भी कायल हो, मैंने पुरस्कीन आवाज में कहा। हालांकि उनमें से एक खुला हुआ चाकू हाथ में थामे मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। हमजाद मेरे इशारे पर अभी तक दरवाजे के करीब ही खड़ा था, क्योंकि बात मैं ही कर रहा था, इसलिए वो दोनों मेरी ही तरफ मतवज्जा थे। ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं लौंडे, मेरे करीब आने वाले ने मुंह बिगाड़ कर कहा। हर चंद के वो 40 से ऊपर लगता था, फिर भी उसे मुझ जैसे जवान को लौंडे कहने का हक नहीं था। यार क्या डरा रहे हो? मैं उसे घिसने के लिए बोला। मैं तो तारीफ कर रहा था कि तुम बाअसूल आदमी हो। दरअसल मुझे तो बस पैसों के बारे में पूछना था। रशीद का नाम तो यूं ही जुबान पर आ गया। मैंने सोचा जितने पैसे उसने देकर तुम्हें यहाँ मार कुटाई के लिए भेजा है, उससे दुगने पैसे देकर उसकी घड़ंत करवा दूं। बोलो क्या कहते हो? अभी तो तुम हमें शिकार कह रहे थे, अब मौत को सामने देखकर हवा निकल गई। वो बर्फ खाने के चमार की तरह ईंट गया। पहले मैंने सोचा था कि 2-4 हाथ जड़ कर और बस चंद घौंसे और लाते मारकर रोजी हलाल कर लूंगा, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तौहीन की है मेरी, मैं तुम्हारी आंतें बाहर किए बगैर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कुछ ले देकर काम नहीं चल सकता, मैंने आर्जी से कहा। हरगिज नहीं, उसने बुलंद आवाज में इनकार करके अपने साथी को मुखातब किया। तो संभाल, जो इधर दरवाजे के पास चूहा बना खड़ा है, इसे मैं अभी जमीन चटवाता हूँ। वो अपनी मुहर्रम खानी में शायद इस बात को नज़रअंदाज कर बैठा कि वहाँ एक ही शक्ल, हुलिये और कदो कामत के 2 अफराद मौजूद हैं। उसने इस बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। वो तो बस ये सुनकर सड़क गया कि उसे शिकार कहा गया है। ठीक है प्यारे भाई, तुम मेरी आंतें ज़रूर बाहर कर देना, मगर असल आदमी मैं नहीं जिसकी ठुकाई के लिए तुम्हें भेजा गया है। क्या मतलब है उससे तुम्हारा? वो दांत पीसते हुए बोला। कुछ भी कहो, छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझ गरीब को नाहक क्यों पकड़ना चाहते हो? मैं तो दोस्त हूँ शेख करामत साहब का। मैं गड़गड़ाने लगा। शेख साहब तो वो दरवाजे के पास खड़े हैं। मगर बेटा जी, शिकार तो हमें तुम्ही ने कहा था। फिर रशीद का नाम भी तुम्हारी ही जुबान से निकला है। बतख के बच्चों को तैरना सिखा रहे हो। कमाल हो गया प्यारे भाई, मैं तो तुम्हें आदमी का बच्चा समझ रहा था और तुम बतख की औलाद निकले। क्या कहा? वो गला फाड़ कर चीखा। अभी बताता हूँ। इसके साथ वो चाकू लहराता हुआ मुझ पर झपटा। दूसरे ही लम्हे हमजाद हरकत में आ चुका था और उसने मुझ पर चाकू से वार करने वाले से चाकू छीन कर उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर दूसरे फन्ने खां के हाथ में भी चाकू ना रहने दिया। अब तुम दोनों एक दूसरे की खातर मदारत करोगे, चलो जल्दी, हमजाद ने उन्हें हुक्म दिया। वो दोनों मशीनी अंदाज में एक दूसरे की तरफ लपके। मैं समझ गया कि उन दोनों के जहन पर अब हमजाद काबिज हो चुका है और ये भी कि वो हमजाद का हर हुक्म मानने पर मजबूर हैं। मैंने उन्हें एक दूसरे पर घौंसे बरसाते देखा। वो बड़े पुरजोश अंदाज में बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पर हमला आवर हो रहे थे। तुम इस तरह लड़ते हुए इस घर से निकल जाओ। तुम इस वक्त तक लड़ते रहोगे जब तक कोई एक गिर ना जाए, हमजाद ने दूसरा हुक्म दिया और उसी के साथ घर का दरवाज़ा खोल दिया। चंद ही लम्हे बाद वो दोनों गुंडे लड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके लिए ये सज़ा बहरहाल कम नहीं थी। मेरे इशारे पर हमजाद ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर दूसरा इशारा पाकर फौरन गायब हो गया। दरअसल मुझे और उसे दोनों ही को शबू की फिक्र थी। अगर ये नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता तो मैं उसे तलब करने से गुरेज करता। बाहर गली में शोर हो रहा था।
गालबन उन दोनों को लड़ते हुए देखकर लोग जमा हो गए थे। शोर की आवाज़ें मेरे घर में भी आ रही थी। मैं इन आवाज़ों का नज़रअंदाज करता हुआ ऊपरी मंजिल पर आ गया। ऊपर आकर मुझे ख्याल आया कि शायद नफीसा भी अपनी खिड़की में खड़ी हुई सनसीखेज मंजर देख रही होगी। ये सोचकर मैंने उसके कमरे का रुख किया जिसकी खिड़की से गली का मंजर देखा जा सकता था। खिड़की के करीब पहुंचते ही मेरी पहली नज़र रशीद पर पड़ी, जो सामने ही नफीसा के घर की खिड़की खोले नीचे देख रहा था। मैं उसे देखकर चौंक उठा और सोचा कि ये ज़ाशरीफ यकीनन इसीलिए सुबह ही सुबह यहाँ बुरा जुमान है कि मेरी रुसवाई का तमाशा देख सके। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। रशीद के बराबर नफीसा खड़ी थी और वो भी हैरत ज़दा चेहरा लिए गली का मंजर देखने में महू थी। वो शायद अभी कुछ देर पहले नहा कर आई थी, इसलिए कि स्याह रेशमी जुल्फ़ें उसके शानों पर बिखरी हुई थीं और चेहरा किसी ऐसे गुलाब की तरह मालूम हो रहा था जिसे शबनम ने धोया हो। मुझे गली के मंजर से कोई खासी दिलचस्पी ना थी, इसलिए उन दोनों को देखता रहा। मैं दानिस्ता खिड़की के करीब नहीं गया कि उन्हें वहाँ मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो, मगर इसके बावजूद ना जाने किस तरह नफीसा ने मेरी तपश निगाह को महसूस कर लिया। उसकी निगाह उठी और फिर उठी ही रह गई। मैंने सर के खफीफ इशारे से उसे सलाम किया। जवाबन उसका सर भी थोड़ा सा झुका और फिर दायां हाथ आहिस्ता से माथे की तरफ उठाया तो नफीसा का उठा हुआ हाथ रशीद के शाने से छू गया, या फिर उसने किसी तरह यह महसूस कर लिया कि नफीसा अब गली के मंजर की तरफ मतवज्जा नहीं। बहरहाल वो भी एकदम चौंक कर सामने देखने लगा। मैंने रशीद को तपाने के लिए दानिस्ता अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजा ली। रशीद का चेहरा यूं धुआं धुआं हो रहा था। मेरी इस हरकत से वह कुछ और भी सटपटा गया। दूसरे ही लम्हे वो मुड़कर तेजी के साथ खिड़की से हट गया। उसी वक्त गली में पुलिस का शोर सुनाई दिया। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से नीचे देखा। 2-3 पुलिस वाले गली के बाएं जानब से भागे चले आ रहे थे। फिर मेरी निगाह उन गुंडों पर पड़ी जिनके चेहरे लहूलुहान हो रहे थे। उनमें एक से एक झूमता हुआ गिर रहा था और दूसरा उछलकर उसके चेहरे पर लात मार रहा था। गोया पुलिस वाले इधर ना भी आते तो अब दी एंड होने वाला था। तो किसी ने पुलिस को मतला कर दिया। फिर खुद किसी तरह इस हंगामे की उन्हें खबर लग गई। जिस गुंडे ने मार मार कर अपने साथी को जमीन पर गिराया था, खुद उसकी हालत भी काबिले रहम थी। गालबन इसीलिए पुलिस वालों को आता देख कर भी उसने भागने की कोशिश नहीं की। शायद इसमें इतनी जान ही नहीं रह गई थी। नतीजा उन दोनों को नींद बेहोशी की हालत में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, फिर घसीटते हुए वहां से ले गए। उन्होंने किसी गवाही या तफ्तीश की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसका मतलब यही हो सकता था कि वो उन दोनों की नेकनामी से वाकिफ रहे होंगे। गुंडे और पुलिस वालों के जाते ही लोग कोने खुदरों से निकल आए और वाक़े पर कमेंटमेंट्स करने लगे। इस दौरान में नफीसा को किसी ने आवाज़ दी और वह चौंक कर खिड़की से हट गई। आवाज़ नस्वानी थी। उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि नफीसा की वालदा होगी। नीचे गली में लोगों की कमेंट्री से मैंने गोया उन दोनों गुंडों का शजरा नसब जान लिया। मोहम्मदपुर पर गोया उन्हीं दोनों का राज था और ये कि वो दोनों जिगरी यार मशहूर थे और शायद इसीलिए बड़े बेजिगरी से लड़ते थे। शायद लोग उनसे तंग और जलील खुश रहते थे। आज उन दोनों के झगड़े ने एक तरफ तो लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया और दूसरी तरफ वो खुश भी थे कि चलो अब आपस में खटक गई है, इस तरह से इनसे तो जान छूट जाएगी। कोई निसफ घंटा गुजरा होगा कि नफीसा फिर वहीं आ टपकी जिसके आने की तवक्का थी। मैंने गुज़श्ता रोज़ की तरह उसे निशस्त गाह में बिठाना चाहा तो वो कहने लगी, क्यों, क्या आप अपना घर नहीं दिखाना चाहते मुझे? ये कमरा तो मैंने देख लिया है। आपने इसे बहुत खूबसूरत सजा रखा है। यकीनन वो कमरा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा जहां आप सोते होंगे। उसके लहजे में इश्तियाक था। आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है। शुक्रिया खातून, मैंने कहा। दरअसल मैं इसीलिए ऊपरी ही मंजिल पर आपको नहीं ले जा रहा था कि फिर घर का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बंद कर दीजिए, वो बोली। मैं और वह दोनों ही अभी तक निशस्त गाह के दरवाजे पर खड़े थे। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर कहा,
कल तो आप घर में आते हुए झिझक रही थी और आज खुद दरवाज़ा बंद करने को कह रही हैं। एक ही दिन में आपने मुझ पर इतना एतमाद कर लिया। हाँ बस कर लिया, वो एक अदा से बोली। किसी को एक लम्हे में भी समझा जा सकता है और खुद से करीब महसूस किया जा सकता है, और कोई उम्र भर का साथ रहकर भी अजनबी हो सकता है। सुबहान अल्लाह, मैं हंस दिया। आप तो बड़े ज़बरदस्त मकालमे बोलती हैं। मजाक ना उड़ाइए मेरा। मैं क्या और मकालमे क्या। वो कुछ उदास हो गई। कुछ देर बाद ही ऊपरी मंजिल पर वो मेरी ख्वाबगाह में दाखिल हो रही थी। उसका अंदाज़ा मैंने उसके चेहरे से लगाया कि ख्वाबगाह की आराइश ने भी उसे मुतासर किया है। ख्वाबगाह में एक जानब 2 कुर्सियां पड़ी थीं और उन्हीं के दरमियान छोटी सी खूबसूरत मेज़ भी थी। आइए यहाँ बैठते हैं, मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। आप यकीनन कोई सरमाएदार मालूम होते हैं, वरना किराए के मकान पर इतना पैसा ना लगाते। उसने भी आगे बढ़ते हुए कहा। खैर सरमाएदार नहीं हूँ, हाँ बस गुजर बसर हो जाती है, क्योंकि इस शहर में मेरी सकूनत आर्जी है, इसलिए मकान खरीदा नहीं, किराए पर लेना मुनासिब समझा। मैं ये कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया और वो मेरे मुकाबल वाली कुर्सी पर आ बैठी। आज भी वो पूरे हथियारों से लेस होकर आई थी। स्याह शलवार सूट में उसकी रंगत कुछ और खिल उठी थी। अरे हाँ, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि आपने नाश्ता भी अभी किया या नहीं। वो चौंक कर बोली। अगर नहीं किया तो मैं बना देती हूँ। शुक्रिया, नाश्ता मैं कर चुका हूँ। खुद बना लेते होंगे आप अपने हाथ से? जी हाँ, मैंने तफसील से बचने की खातिर कहा। खाना भी खुद पका लेता हूँ। दरअसल मुझे किसी की मोहताजी अच्छी नहीं लगती। खैर इस जिक्र को छोड़ें और बताएं, आपके मंगेतर साहब कैसे टपक पड़े सुबह ही सुबह? छुट्टी के दिन वो अमीमन आ धमकता है, फिर दिन भर लहू पी जाता है मेरा। उसने नागवारी से कहा। आप लहू पिलवाती होंगी तो वो पीता होगा ना? मुझे शरारत सूझी। बड़ा ही ढीठ है। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करती हुई बोली। दिन भर बस मेरे ही गिर्द मंडलाता रहता है। परवाना भी तो ढीठ ही होता है जो शमा के गिर्द मंडलाता रहता है। मैंने मुस्कुराकर कहा। ये तो उसके इश्क की इंतहा है, मगर मैं थूकती भी नहीं उसकी सूरत पर। उसने रशीद से अपनी नफरत का इजहार कर दिया। अक्सर छुट्टी के दिन उससे बचने के लिए मैं अपनी किसी सहेली के घर चली जाती हूँ, और जब वो अपने आप का शोहर नामदार बन जाएगा तो क्या करेंगी? हाँ, ये वो कोशिश के बावजूद कुछ ना कह सकी। खैर छोड़ें, वो क्या अभी है, उसने जवाब दिया। फिर हैरत से बोली। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर में ही थी और वो खुद ही टल गया, वरना तो वो कंबल हो जाता है। टलने की वजह बता दूं आपको? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हैरत है कि जो बात मुझे मालूम नहीं, किसी को भी खबर नहीं, वो आपको कैसे मालूम है? अभी जो गली में हंगामा हो रहा था, भूल गई आप उसे? और कल जो उसने मुझे धमकी दी थी, वो भी शायद आपके जहन से निकल गई, वरना आप भी मेरी तरह सही नतीजा अखज़ कर लेती। मैं समझी नहीं कुछ। इस हंगामे से आपका या रशीद का क्या ताल्लुक? वो दोनों तो इलाके के मशहूर गुंडे हैं और सभी जानते हैं उन्हें। किसी बात पर आपस में झगड़ा हो गया होगा उनका। खातून, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। मैंने मुस्कुराकर तवील सांस लिया और फिर उसे बताने लगा। रशीद ही ने उन गुंडों को मेरी मजाज पुरसी के लिए भेजा था और यकीनन उसके लिए उन्हें खासी रकम भी दी होगी। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह वो गुंडे घर में घुस आए थे। ये मेरा कमाल था कि मैंने उन दोनों ही को आपस में लड़वा दिया और वो लड़ते हुए मेरे घर से निकलकर गली में चले गए। मैंने उनके जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था, किसी खौफ से नहीं, बल्कि लातअल्लुकी के अजहार की खातिर। अब मैं समझी कि वो कमीना आज सुबह ही सुबह क्यों आ धमका था। वो नफरत से बोली। वरना तो छुट्टी के दिन वो अमूमन दोपहर होते होते आया करता था। आज खुश भी बहुत नज़र आ रहा था। तो ये बात थी, बड़ा ही घटिया और कमीना आदमी है। आपने शायद वो कहावत नहीं सुनी कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज़ है। इश्क आदमी को सभी कुछ करने पर मजबूर कर देता है। इससे बस गलती ये हो गई कि नाहक मुझे अपना रकीब समझ बैठा। कुछ भी हो, उसकी ये हरकत नाकाबिले माफ़ी है।
آپ تو ایسا نہ کہیں، وہ آپ پر صدقے واری ہوتا رہتا ہے۔ ہوا کرے محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ تو آپ نے پہلے سوچا ہوتا۔ بس عقل ماری گئی تھی میری، اور پھر امی نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو وہ زہر کھا لیں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اگر آپ میرا دوستانہ مشورہ قبول کریں تو کچھ عرض کروں۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے خاموشی دیکھ کر مزید کہا، آپ کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے ہوئے میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی امی کو سمجھائیں، کسی طرح انہیں بتائیں کہ رشید کے ساتھ قطعاً آپ کا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے جیون ساتھی کی تلاش کر لیں۔ اس زمانے میں یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ آپ اب کوئی بچی نہیں ہیں کہ انتخاب میں دھوکہ کھا جائیں۔ جب آپ رشید کا نام البدل اس سے بہتر ڈھونڈ لیں تو آپ کی امی اور ابا جی دونوں کو راضی کر لیں۔ یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ وہ بہت مدھم آواز میں بولی۔ اس کی نظریں اب جھکی ہوئی تھیں۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، اور برادری والے کسی صورت۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چپ ہونے کی وجہ مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ یقیناً اس کا ماضی سب کے علم میں تھا، اور اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ رشید بھی عمر میں اس سے 7-8 سال چھوٹا تھا۔ دیکھے خاتون، تمام شرائط بہرحال پوری ہونا ممکن نہیں۔ ترجیح برادری ہی کو دینا چاہیے، لیکن اگر برادری والے خود کسی مظلوم کی مظلومیت اور بے گناہی کا خیال نہ کریں تو پھر کیا ضروری ہے کہ برادری ہی میں رشتہ کیا جائے؟ میرا معنی خیز جملہ سن کر وہ چونک اٹھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ آپ کو یقیناً میرے بارے میں سب کچھ علم ہے، ورنہ مظلوم مجھے پر مظلوم نہ کہتے۔ ہاں خاتون، میں نے اقرار کر لیا، مگر یہ نہ پوچھیے گا کہ کس طرح۔ نہ ماضی کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو کچھ بتانا چاہیں گی مجھے پہلے ہی سے اس کا علم ہے۔ بہرحال میرے نزدیک آپ قطعی بے گناہ ہیں۔ خدا نیکیوں کا حساب رکھتا ہے، اسی پر فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا نے آپ کو ٹھکرا کر یقیناً ظلم کیا ہے، حالانکہ آپ بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے حسین رخساروں پر موتی ڈھلک آئے اور وہ انہیں اپنے دوپٹے کے دامن میں چھپانے لگی۔ یقیناً میری ہمدردی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ پھر وہ کافی دیر بعد خود ہی بے قابو ہو گئی۔ سنیے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ضرور مل جائے گا جو آپ کی پسند پر بھی پورا اتر سکے اور گھر داماد بننے پر بھی راضی ہو جائے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، تو آپ کو یہ میری اس مجبوری کا بھی علم ہے؟ وہ رک رک کر حیرت زدہ آواز میں بولی، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کہ آپ ہی ان کا واحد سہارا ہیں، اور آپ کو انہیں چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کے لب کھلے۔ آپ جب سب کچھ جانتے ہیں اور مجھے بے قصور بھی سمجھتے ہیں تو کیا آپ خود مجھے… میں اب اس کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اور اس ادھورے فکرے کا مطلب بھی، جسے پورا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی اور قدرے باحیا بھی۔ بھلا وہ اپنی زبان سے یہ کس طرح کہہ دیتی کہ آپ ہی مجھے اپنا لیں؟ میں شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا کہ اسے کیسے سمجھاؤں۔ اگر دو ٹوک جواب دے دیتا تو اس کا زخمی دل یہ نیا زخم شاید برداشت نہ کر پاتا۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں گرفتار تھا کہ میں نے وہاں حمزاد کی موجودگی محسوس کی، اور پھر وہ مجھے نظر بھی آ گیا۔ یقیناً کوئی بات ایسی ضرور تھی جس سے مجھے وہ فوری طور پر آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ شبو کی طرف گیا تھا، اسی تجویز پر عمل کرنے جس کا فیصلہ گزشتہ روز ہم دونوں ہی نے کیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور نفیسہ کو مخاطب کیا، میں ابھی حاضر ہوا خاتون۔ نفیسہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ باتیں کرتے کرتے ایک دم اس طرح اٹھ کھڑے ہونا یقیناً اس کے لیے حیرت کا سبب رہا ہوگا۔ وہ ابھی تب خوابوں کے حصار میں تھی جس کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہو رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے ادھورے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کچھ اور ہی سننے کی منتظر رہی ہوگی۔ ابھی آ رہا ہوں، میں بیٹھیں، آپ بس برابر والے کمرے تک جانا ہے۔ میں نے اسے حیران دیکھ کر مزید کہا،
اور پھر تیزی کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو ممکن تھا کہ حمزاد مجھ سے جو کچھ کہتا نفیسہ سن نہ پاتی، لیکن میری آواز اسے بہرحال سنائی دیتی، یعنی جواباً میں حمزاد سے کچھ کہتا تو وہ سن لیتی۔ یہ صورتحال لازماً اس کے لیے اور بھی حیران کن ہوتی۔ یہی سوچ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خواب گاہ سے متصل ہی وہ کمرہ تھا جسے حمزاد نے مطالعہ گاہ بنا دیا تھا۔ میں خواب گاہ سے نکل کر اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ حمزاد میرے ساتھ تھا۔ وہ بھی یقیناً سمجھ چکا تھا کہ میں نفیسہ کی موجودگی کے سبب خواب گاہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں۔ ہاں اب کہو، میں حمزاد کی طرف پلٹا۔ میرے لہجے میں یقیناً فکر مندی تھی، جسے غالباً حمزاد نے محسوس کر لیا اور بولا، کوئی زیادہ تشویشناک بات نہیں ہے، تم بھی عجیب چونگر ہو۔ مجھے تاؤ آ گیا۔ جب ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر پہلے پوری بات تو سن لیں، اس کے بعد جو خاک سن لیں وہ بھی سن لیں۔ کیا؟ مجھے اس وقت اس کا شرارتی لہجہ کھل گیا۔ حمزاد میری مزاج شناس تھا۔ وہ شاید سمجھ گیا کہ اس وقت میرا پاڑا چڑھا ہوا ہے، اس لیے فوراً ہی اس نے مطلب کی بات کہہ دی۔ شبو سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ میں براہ راست کوئی قدم اٹھاؤں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اگر سنیں تو عرض کروں۔ وہ اب مؤدب تھا۔ ہاں تفصیل سے بتاؤ، کیا بات ہے؟ صبح جب آپ نے مجھے ان گنڈوں سے نمٹنے کے لیے طلب کیا تھا، اس سے پہلے تک شبو میری نظر میں تھا۔ حمزاد بتانے لگا، جب آپ نے مجھے طلب کیا تو میں اس مکان کے اطراف نادیدہ حصار قائم کر چکا تھا۔ پھر جب میں لوٹ کر گیا تو صورتحال بدل چکی تھی۔ یعنی؟ میں نے وضاحت چاہی۔ شبو میرے چشم تصور سے دور ہو چکا تھا، گویا میرا اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ حمزاد نے بتایا، اس کا سبب تمہارا کھینچا ہوا نادیدہ حصار بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں بولا، میرے ذہن میں بھی اس وقت یہی بات آئی تھی۔ پھر میں نے حصار اٹھا لیا، حمزاد نے جواب دیا، مگر پھر بھی شبو سے رابطہ قائم نہ ہوا۔ اس دوران میں جب تم میرے پاس تھے، کہیں وہ سریتا کو لے کر فرار تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے جب تک میں اس مکان میں داخل ہو کر نہیں، میں ہاتھ اٹھا کر بولا، فی الحال یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے حصار کھینچنے ہی سے اسے اس کا علم ہو گیا ہو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ صورتحال ایسی ہی تھی، حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ ذرا توقف کے بعد میں نے پھر کہا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ خود شبو نے اس طرح تمہارے لیے کوئی جال بچھایا ہو اور وہ خود یہ چاہتا ہو کہ تم رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ ہاں اس مکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی طرف سے یوں غافل بھی نہیں رہا جا سکتا۔ سنو، بے صبری نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، تمہاری زندگی مجھے زیادہ عزیز ہے۔ بے الفاظ دیگر یوں کہو کہ اپنی زندگی میں میں نہیں چاہتا کہ تم جلد بازی میں کوئی تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ میں نے یہ بات اپنی گزشتہ تلخ تجربات کی روشنی میں کہی تھی۔ اب سے پہلے میں اپنے حمزاد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس پر کیا گزرے گی، مجھے تو بس اپنے مقصد سے غرض ہوتی تھی۔ پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ اس نے پوچھا۔ تم اپنے طور پر شبو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں مصروف رہو۔ آج رات تک کوئی کوشش کر لو، پھر کچھ سوچیں گے۔ بالغرض وہ فرار ہو گیا ہے تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ اس نے کدھر کا رخ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ اسی کرۂ ارض پر کہیں نہ کہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اس تک پہنچنا محال نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں اور وہ یہیں ڈھاکہ میں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نہیں تو وہ 1-2 روز میں اس کی خبر مل ہی جائے گی، اور بھی راستے ہیں، اس سے اپنے بل سے نکلنا پڑے گا۔ یہ گفتگو تفصیل طلب ہے اور اس وقت ممکن نہیں۔ یہ لڑکی نفیسہ چلی جائے گی تو ممکن ہے میں تمہیں طلب کروں۔ وہ میری اتنی دیر غائب رہنے سے کسی شک میں بھی پڑ سکتی ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، تو پھر میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ ہاں اب تم جاؤ۔ اسے اجازت دیتے ہی مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ وہ غائب ہونے والا تھا کہ میں نے اسے پکارا، حمزاد سنو۔ جی۔ وہ پھر ظاہر ہو گیا۔ شبو کے مکان کے گرد حصار قائم ہے یا تم نے اسے اٹھا لیا؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے اس وقت اس کا شرارتی لہجہ کھل گیا۔
हमजाद मेरा मजाज शनास था। वो शायद समझ गया कि इस वक्त मेरा पारा चढ़ा हुआ है और इसलिए फौरन ही बोला, फिलहाल तो हिसार कायम है। उसने जवाब दिया, यहाँ आने से कबल मैंने वो दोबारा हिसार खींच दिया था। उठा लो हिसार, मैंने कहा, जब तक यकीन ना हो जाए कि वो इस मकान में मौजूद है। हिसार बेफ़ायदा है। ठीक है। उसने मेरी राय से इत्तफाक किया और फिर मेरा इशारा पाकर गायब हो गया। हमजाद की गैर मुतवक्का आमद और शबू के बारे में जानकर मैं कुछ मुतफक्र हो गया। दुश्मन यूं अचानक नज़रों से उजल हो जाए तो फिक्र होती ही है। हर चंद के उसके कमरे में बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह थी, मगर मैं बैठा नहीं था और कमरे के वस्त में खड़ा था। सूरत हाल ही ऐसी थी। मैं नफीसा से बात करते करते उठकर यहाँ आ गया था। मेरी पुश्त कमरे के दरवाजे की तरफ थी। हमजाद के रुखसत होने के बाद मैं बस चंद लम्हे उस कमरे में मजीद रुका और अपने हवास पर काबू पाता हुआ वापस बाहर आ गया। नफीसा को मैंने बदस्तूर ख्वाबगाह में पाया, लेकिन एक तब्दीली ने मुझे चौंका दिया। वो अब उस कुर्सी पर नहीं बैठी थी जिस पर मैं उसे बैठे हुए छोड़ गया था। इसका मतलब यही था कि वो गैर मौजूदगी में वहाँ से उठी थी। उलझा हुआ जहन होने के बावजूद मैंने तहम्मुल से काम लिया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठते हुए एक नज़र मैंने उसके चेहरे पर डाली। वो कुछ चोर चोर सी लग रही थी। जी, कुछ कह रही थी आप? मैंने उसे मुखातब किया। वो चौंक उठी। जी हाँ, उसने नज़र उठाई। तो फिर कहीं ना। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। चंद लम्हे वो मुझसे नज़रें मिलाए रही, फिर उसकी नज़रें झुक गईं। मुझे याद नहीं रहा कि क्या बात हो रही थी। वो बोली मदम आवाज़ में। उसके अंदाज़ो अतवार से अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ है। ये ऐन मुमकिन था कि तजस्सुस से मजबूर होकर वो मेरे पीछे पीछे बराबर वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई हो कि देख सके मैं बात करते करते वहां से उठकर क्यों आ गया हूं। मेरे इल्म में था कि बच्चों और औरतों में तजस्सुस का मादा कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर वाकया ही ऐसा ही था तो उसने कम अज़ कम वो बातें तो सुन ही ली थी जो मैंने हमजाद से की थी। हर चंद के ये कुछ बेहतर नहीं हुआ, उसके बावजूद कोई ख़तरे की बात नहीं थी। या वह मुझे खबती तस्वर करती या फिर कुछ और। ये सोचकर मैं पुरसकून हो गया, मगर ये जानना बहरहाल ज़रूरी था कि मेरा मफरूज़ा दुरुस्त भी है या नहीं। कमरे में खामोशी छाई रही। वो नज़रें झुकाए चुप बैठी थी। सुने खातून, आप इसी कुर्सी पर आ जाएं जहां पहले बैठी थी। ये कहते ही मैं उठकर खड़ा हुआ। जी? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ हाँ, मान जाइए, इस कुर्सी पर बैठी हुई आप ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दरअसल मैं ये भूल गई थी कि पहले किस कुर्सी पर बैठी थी। आइए, मैं एक तरफ होकर साइड पर हो गया। वो सटपटा सी गई और मेरे इसरार पर अपना दुपट्टा संभालती हुई दोबारा उस कुर्सी पर आ बैठी। दरअसल यही ज़रा ज़रा सी बातें इन बातों को जाहिर कर देती हैं जिन्हें आदमी छुपाना चाहता है। मैं दूसरी कुर्सी संभालते हुए मैनी खेज लहजे में बोला, समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कैसी बातें करने लगे। वो रुक रुक कर बोली, तो वहीं बैठी थी जहां आप छोड़ कर गए थे। देखें, झूठ बोलना भी एक हुनर है और ये हुनर आपको कम अज़ कम नहीं आता। मेरी बात के इख्तिताम पर उसने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा, फिर ज़रा तवक्कुफ़ से बोली, मुझसे यकीनन गलती हुई है और मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। हाँ हाँ, कहें, क्या बात है? झिझकने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप सच सच बता सकें। पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ, बशर्ते कि वो जवाब आपके लिए नुकसानदेह ना हो। मैं मुख्तात लहजे में बोला, क्या वाकई हमजाद का वजूद होता है? उसके सवाल पर मैं चौंक उठा। इसका मतलब था कि वो बिल्कुल सही खतूत पर सोच रही थी। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सकून के साथ कहा, हाँ, ये कोई मफरूज़ा नहीं, मगर आप ये क्यों जानना चाहती हैं? दरअसल अब से 5 साल कबल मेरी अम्मी के एक अजीज़ सखर से आए थे, हमारे ही घर ठहरे थे। वो इनसे पहली बार मैंने हमजाद के बारे में सुना था और उन्होंने हमजाद के मुतल्लक इतनी अजीब और हैरत अंगेज़ बातें बताईं कि कम अज़ कम मुझे तो यकीन नहीं आया। वो कहते थे कि हर शख्स अपने हमजाद को
काबू में कर सकता है, मगर उसका वजीफा बहुत मुश्किल है। माफ़ कीजिएगा, आज एक तवील अरसे के बाद मैंने आपकी ज़ुबान से हमज़ाद का नाम सुना और हैरान रह गई। हमज़ाद के मुतल्लक मुझे ये भी मालूम है कि वह सिर्फ उसी को नज़र आता है जिसके कब्ज़े में हो। दरअसल मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने हमज़ाद को काबू में कर लिया है। उसने वही सवाल कर दिया जिसका मुझे अंदेशा था। अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे भी दूं तो इससे क्या हासिल होगा आपको? मैंने संभल कर कहा। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था ना कि कुछ चीज़ों का ना जानना ही बेहतर होता है। अच्छा, अगर ये नहीं बताते तो इस सवाल का जवाब तो दे ही दें, क्या वाकई हर शख्स अपने हमज़ाद को काबू में कर सकता है? जी हाँ, ये हकीकत है। आदमी को अल्लाह ताला ने हैरत अंगेज कुव्वतों से नवाजा है। बस उन कुव्वतों का अदराक ज़रूरी है। इसके अलावा ये कि आदमी अपनी कुव्वत को सही से इस्तेमाल करना भी जानता हो, वरना अमूमन वो भटक जाता है। और इसी अंदेशे के पेश नज़र कि आदमी भटक ना जाए, उसे इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उसे दोबारा समझाया। अब मैं समझ गई आपको मेरे बारे में सब कुछ किस तरह मालूम हुआ। उसने मैनीखेज अंदाज में मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। वो काफ़ी देर बाद मुस्कुराई थी और अब उसके चेहरे पर खौफ या शर्मिंदगी के आसार नहीं थे। क्या समझ गई आप? मैंने भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। यही कि आपने अपने हमजाद के ज़रिए मेरे बारे में सब कुछ मालूम करा लिया था। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा, फिर बोला, तो गोया आपने फ़र्ज़ कर लिया है कि मेरा हमजाद मेरे काबू में है। जी हाँ, उसने पुरयकीन लहजे में कहा। मैं खुद अपने कानों से आपको उससे गुफ्तगू करते सुन चुकी हूँ, और इसी गुफ्तगू के दौरान में एक बार आपने उसे हमजाद कहकर भी पुकारा था। बताइए, गलत कह रही हूँ मैं? तो आप आ गई हमजाद के चक्कर में। मैंने उसे बनाने की खातर कहा। क्या मतलब? उसने हैरत का अजहार किया। अरे जनाब, ये सब ड्रामा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं आपसे बात करते करते उठकर दूसरे कमरे में गया तो तजस्सुस से मजबूर होकर आप ज़रूर मेरे पीछे आएंगी। जी नहीं, वो एक और अदा से बोली। वो ड्रामा हरगिज़ नहीं था, अलबत्ता इस वक्त आप ड्रामा कर रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी, ना माने। मैंने हंसकर कहा, उस गुफ्तगू से मेरा मकसद महज ये था कि वह यकीन और बेयकीनी की कैफियत में रहे। अगर उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता कि वाकई मेरा हमजाद मेरे काबू में है, तो वो खामख्वा मज़ीद कंबल हो जाती, जो मैं नहीं चाहता था। जी हाँ, नहीं आऊँगी आपकी बातों में। उसका लहजा महबूबाना था। घाटे में रहेंगी? मैं बोला। रहूं घाटे में? ये कहते हुए उसकी निगाह वाल क्लाक की तरफ उठ गई और उसने चौंकते हुए कहा, अरे 11:15 बज गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं बजना चाहिए था 11:15? ये बात नहीं, बल्कि। वो कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली, चलती हूँ मैं। हाँ, दोपहर का खाना आज मैं लाऊंगी आपके लिए।